मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिविक्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जो है सिविक्स के लिए मटेरियल बना रखे हैं, आप लोग जाकर देखिए। और ये जो हम लोग का डीजे सर चैनल का मेन चैनल जो है वो मुख्य रूप से अगर वायरल हुआ है तो वो सिविक्स के लिए हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो सिविक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनको एक बार जरूर देखिए। और यहाँ पर मैं जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आज आज आप लोग को मैं स्टडी करा रहा हूँ, इन सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोग को पहले भी मैं पूरी तरीके से आपको हल करा चुका हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं आज का जो सेशन है मैं आप लोगों को कुछ अलग अंदाज में इसको प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इसमें मैं ज्यादातर आप लोग को सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि सोल्यूशन अब आपको करना है। यदि आपने नहीं देखा है तो उन जाइए उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो प्लेलिस्ट हैं और पूरे के पूरे सिविक्स का तैयारी अच्छे से करिए। और इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अब आप लोग की बारी है, मैंने बताने वाला काम बहुत कर लिया है। अब आप लोग बताइए कि सर जो ये प्रश्न आपका है इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इंतजार रहेगा। देखिए देखिए यहाँ पर मैंने नंबर भी नहीं दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पॉइंट्स पॉइंट्स के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका बना हुआ पहला प्रश्न है, वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था। डियर स्टूडेंट्स जो आपातकाल जानते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, जान ही रहे हैं कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्हीं के शासनकाल में ये लगाया गया था। तो वो किस आधार पर लगाया गया था। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है, विपक्ष का दबाव बनाया गया था। बी जो है बाहरी आक्रमण थे। सी जो है आंतरिक अशांति थी। और डी जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता थी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है इसमें कि इन चारों में कौन से विशेष रूप से कारण आए जो कि 1975 में देश में आपातकाल लागू करने के लिए विवश कर गए। तो इन चारों ऑप्शन में जो कमेंट जो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इनको बिल्कुल बताइए। और ये बिल्कुल भी कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज में ना रहे कि नहीं सर नहीं बता रहे हैं इसको। डियर मैंने इस पूरे को पढ़ा रखा है। अब मैं ये आप लोग का एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि हाँ डियर स्टूडेंट्स हमारे जो है वो अच्छे से तैयारी कर लिए हैं अपनी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो हो गया, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ, और ये दोनों के प्रमुख कौन थे उस समय। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने देखिए ताशकंद तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो हस्ताक्षर उस पर कब हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर विकल्प मैंने आपको चार दे रखा है, अ ब श द। तो इन चारों में जो भी ऑप्शन करेक्ट हो डियर स्टूडेंट्स उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1965, 1962, 1972, 1998। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग जाइए। और जितने भी कम से कम 10 या 12 जो भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, कम से कम 100 से 200 प्रश्न आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, जिसमें कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में सीरीज के प्रश्नों को तैयारी करा रखा है डियर स्टूडेंट्स, उसको जरूर देखिए। यदि आप उन सभी को देख लेते हैं तो यहाँ समझ लीजिए आपका काम आसान हो जाएगा एकदम, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो सीरीज का आप लोग का चल रहा है, लोकसभा के पांचवें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो लोकसभा के पांचवें आम चुनाव जो थे वो किस वर्ष कराए गए थे। विकल्प नंबर ए दिया गया वर्ष 1970 में। बी जो दिया गया है आपका बी यहाँ पर 1971 में। और सी जो ऑप्शन दिया गया है 1972 यहाँ लीजिए, ठीक है। नहीं तो दो जगह आपका एकत्र एकत्र हो जाएगा, तो यहाँ 72 बना लीजिए डिस्टेंस। और यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी हो जाएगा वर्ष 1973 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध जो जानते हैं कि टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने डिस्टेंस जो सिविक्स में आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज तैयार करा रखी है, तो उन प्रश्नों को भी डिस्टेंस आप लोग जरूर देखिए। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित है। शीत युद्ध वाक्यांश जो है मूलतः वो किससे संबंधित था, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। और बी जो दिया गया भारत और पाकिस्तान से। श जो दिया गया भारत और चीन से। द जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स से बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया आपसे, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है, और हाईलाइटेड प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को। भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया। तो ड्यूरेशन जब 15 अगस्त 1947 को ये कहा जाता है ना हम लोग का देश जो भारतवर्ष आजाद हुआ, तो यहाँ पर जो माउंट बेटन योजना आया हुआ था 3 जून 1947 को, तो उसके आधार पर देश का बंटवारा हो गया। ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था, तो उनके मध्य जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो किसके बेस पर किया गया था, किसके आधार पर, उसकी आधारशिला क्या रखी गई कि हाँ भाई भारत और पाकिस्तान जो बना रहे हैं, दो अलग 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 देशों को बना रहे हैं, तो फिर इनको किस बेस पर हम लोग बांटे। तो विकल्प नंबर ए दिया गया जनसंख्या के आधार पर। बी जो दिया गया धर्म के आधार पर। सी जो दिया गया है क्षेत्र के आधार पर। और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो डियर स्टूडेंट्स, दिए गए प्रश्नों का जो भी करेक्ट आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है ना, इन प्रश्नों का आंसर जब आप देंगे तो हम लोग थोड़ा इंटरव्यू रूप से आप लोग के लिए प्रेरणा प्रेरणा मिलती है और आप लोग के लिए और बेहतर करने का मन कुछ करता है कि नहीं, हाँ आप लोग के लिए कुछ और बेहतर तरीके से कोई चीजें लाया जा सके। डियर स्टूडेंट, देखिए एक और भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय, जल्दी से तुरंत इसका आंसर दीजिए, हमसे पहले बताइए। और हमसे पहले क्या आप ही लोग को बताना भी है इसको, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले इसका पूरा का पूरा मैंने हल्का रखा है डियर स्टूडेंट्स। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? प्रश्न देखिए ध्यान से सुनिए, भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? विकल्प नंबर ए जो दिया गया 1947 में, विकल्प नंबर आपका जो सी दिया गया 1950 में, विकल्प नंबर बी जो दिया गया 1956 में, और विकल्प नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स इसे एक बार देखिए और इसका जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है ना, और ये आज का पूरा मैं काम जो है मैं आप लोगों से ही लूंगा, इसका जवाब पूरा का पूरा मुझे आप ही लोगों से चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी ये जिद है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जो क्या है? तो अमेरिका द्वारा बनाई गई एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो बनाई गई उसका नाम क्या है? विकल्प नंबर ए है संघ है, और विकल्प नंबर जो बी दिया गया है नाटो है, और विकल्प नंबर सी जो दिया गया नीति है, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है मार्शल है। तो डिस्टेंस यहाँ पर आप जान रहे हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है तो उसमें कोई संगठन है जो कि बीच में आ रहा है, या कुछ वो अपना इधर से यूक्रेन की तरफ से धीरे धीरे पक्ष की ओर आने का प्रयास कर रहा है। इस समय अगर आप लोग न्यूज से थोड़ा सा भी सतर्क होंगे तो इस प्रश्न का जवाब तुरंत आप लोग दे देंगे। तो वो कौन सा सामूहिक सुरक्षा संगठन है डिस्टेंस ना? संघ है कि नीति है कि नाटो है कि मार्शल है, जो कि उस युद्ध को बीच में अपना कभी कभी थोड़ा बहुत हल्ला वो भी करता है। तो जल्दी से डिस्टेंस अपना जाइए कमेंट बॉक्स में और तुरंत हमको इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी व्यवस्था लागू है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था तो पहली बात कहाँ पर लागू की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। पंचायती राज व्यवस्था है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? विकल्प जो दिया गया, विकल्प नंबर ए है एक स्तरीय, बी जो दिया गया है द्विस्तरीय, और सी जो दिया गया है त्रिस्तरीय, और डी जो दिया गया है चतुर्थ स्तरीय। तो जो भी डिस्कशन से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। और देखिएगा प्रश्नों में ये सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर हमला कब किया था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया था? विकल्प नंबर ए जो दिया गया वर्ष 1952 में, बी जो दिया गया वर्ष 1956 में, सी जो दिया गया वर्ष 1960 में, और डी जो दिया गया वर्ष 1962 में। तो डियर फटाफट जो राइट आंसर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, और बिल्कुल से अपनी तैयारी करते हुए आगे बढ़ते चलिए। बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है ये मानकर आप लोग अपनी तैयारी को करिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? डियर स्टूडेंट्स, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को मैंने बकायदा बताया हुआ है। विकल्प नंबर ए दिया गया जापान में, बी जो है आपका बेलग्रेड में, स जो दिया है ऑप्शन नंबर स जो दिया गया क्यूबा में, और द जो दिया गया है दक्षिण अफ्रीका या तो अफ्रीका के महाद्वीप की बात हो रही है तो वहां पर। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये सभी के सभी जो प्रश्न डियर स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, परमाणु अप्रसार संधि जिसे हम लोग एनपीटी के नाम से भी जानते हैं की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में कौन परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है? परमाणु अप्रसार संधि की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में कौन परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है? तो परमाणु शक्ति संपन्न इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं इसको, कुछ भी कठिन नहीं है। विकल्प नंबर ए है अमेरिका, बी जो दिया गया ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है जापान। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये एकदम आसानी से बता सकते हैं आप। थोड़ा सा यदि आप गेस करेंगे तो आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ ये आपका प्रश्न है। विकल्प देखिए क्या क्या दिया गया है। विकल्प नंबर ए दिया गया 1957 में, और विकल्प नंबर बी जो दिया गया 1950 में, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है 1980 में, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया 1990 में। तो जर्मनी का एकीकरण ये किस सन में माना जाता है डिस्टेंस, ये बताइए आप लोगों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा आप लोग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, जर्मनी का एकीकरण। देखिए प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी शामिल किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया है?
ठीक है। हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया, ये आपका प्रश्न है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं जानबूझकर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रश्न करा रखा है आप लोगों को, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रिवीजन कर रहा हूँ, और रिवीजन में आप लोगों को ज्यादा वर्क करना है, ये याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया, ये हमारा प्रश्न है। विकल्प डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या यहाँ पर दिया गया। विकल्प नंबर ए जो दिया गया 1960 से 1970 के बीच। विकल्प नंबर बी दिया गया 1970 से 1980 के बीच। विकल्प नंबर सी जो दिया गया 1980 से 1990 के बीच। और विकल्प नंबर डी जो दिया गया 1990 से 2000 के बीच। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का जो भी राइट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी ये मान के, क्योंकि आपको 2 दिनों 4 दिनों के बाद आपको मैंने देखिए पहले ही बताया था अभी ताशकंद समझौता के बारे में, कि देखिए दो शिमला समझौता और ताशकंद समझौता दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, किन किन देशों के मध्य हुआ ये आपको बताना था। देखिए रिलेशंस, यहाँ पर ताशकंद समझौता की बात हो रही है, तो ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, ये प्रश्न है हमारा। विकल्प नंबर ए दिया गया भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और बी जो दिया गया भारत नेपाल के बीच में दिया गया है। और सी जो दिया गया भारत श्रीलंका के बीच में। और डी जो दिया गया भारत भूटान के बीच में। तो डियर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ताशकंद समझौता है वह किन दो देशों के मध्य हुआ था ना। उसमें मैं आप लोग को एक हेल्प कर रहा हूँ कि उसमें से जो ताशकंद समझौता हुआ है उसका जो उस समझौते का एक देश भारत भी है। अब आपको इधर छाटना है कि इनमें से कौन सा देश है, ठीक है डियर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। तो डियर ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न को आप एक मत देखिएगा, यहाँ पर यहाँ से 3 प्रश्न आपको बनने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है ना। और इसके अलावा आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य संख्या कितनी है। और इसके साथ ही साथ आपको प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं आपके, प्रश्न एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न। विकल्प देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 12 है। बी जो दिया गया है 5 है। सी जो दिया गया है 15 है। और डी जो दिया गया है, द ऑप्शन दिया गया है इसमें 14 है। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स, उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग एकदम पूरा का पूरा रिवाइज एक बार जरूर करिए, और कर चुके हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। वह राज्य जहाँ केंद्रीय एवं कृषि मंत्री 1952 रफी अहमद किदवई रहते थे, ठीक है डियर। केंद्रीय एवं कृषि मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, रफी अहमद किदवई। तो ये अहमद किदवई जी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। देखिए 1952 से 54 वर्ष के। तो यहाँ पर देखिए भाई कृषि की बात हो रही है, हरित क्रांति की बात हो रही है, तो हरित क्रांति वाले इसमें ये देखिए कृषि वाले में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। तो देखिए ये विकल्प नंबर ए हरियाणा से है। बी जो सी जो दिया गया महाराष्ट्र से। बी जो विकल्प दिया गया उत्तर प्रदेश से। और डी जो दिया गया बिहार से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं भी देना चाहते तो फिर आपने टिक मारते हुए सही से प्रश्नों को आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन यदि आप देते हैं तो उसे कंफर्मेशन होता है कि नहीं वास्तव में आपने सही ट्रिक लगाया हुआ कि नहीं लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है। विकल्प नंबर अ जो दिया गया 7। विकल्प नंबर ब जो दिया गया 8। विकल्प नंबर स जो दिया गया 9। और विकल्प नंबर द जो दिया गया है 10। तो यहाँ पर वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यह प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा है, तो उस ऑप्शन में जो भी आपका राइट आंसर है उसका आंसर हमें जरूर उपलब्ध कराइए, ताकि पता चले कि आप लोगों ने पढ़ा भी है, केवल कि आप केवल नोटंकी ही कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल भी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़िए एकदम सीरियसली होके। ये प्रश्नों का परसेंटेज का भी आप लोग को महत्व समझ में नहीं आया, लेकिन आगे समझ कर आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए और अपनी गहराई एकदम पूरी गहराई के साथ पढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो है 2 महाशक्तियां कौन थी। विकल्प नंबर अ है ब्रिटेन और इटली है। और बी जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है, जिसे हम लोग रसिया भी कहते हैं ना, रूस। और सा जो विकल्प दिया गया है जर्मनी और फ्रांस है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जापान तथा उत्तरी कोरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बताना है कि विश्व राजनीति पर 2 महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन कौन उभर कर सामने आई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका ये एक प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोग का। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। विश्व में से निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। विकल्प नंबर आपका ए दिया गया है ईरान। बी जो दिया गया है आपका यहाँ पर सऊदी अरब। और विकल्प नंबर सी जो दिया गया यूक्रेन। और विकल्प नंबर डी जो दिया गया यूएसए। तो जान ही रहे यूक्रेन और यूएसए के बीच में कितना इस समय घमासान युद्ध हो रहा है, लगभग महीने के पार हो गया ये इन लोगों के बीच में युद्ध।
और ये युद्ध अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो भी राइट आंसर डियर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए, ठीक है। और आप लोगों को यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करते चलें और साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ ही साथ आपके सहयोगियों की भी थोड़ी भलाई हो जाए और वे लोग भी अपने एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से दे सके। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी भी देता है, पूछ देता है ना। तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विकल्प नंबर अ जो दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पर है। विकल्प नंबर ब जो दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आधारित है, उत्तराधिकारी है। और स जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम का संगठन का उत्तराधिकारी है। और विकल्प नंबर डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन होगा क्या ये। तो डिस्टेंस ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा, विकल्प जो होगा वो सही होगा, ठीक है ना। आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहे कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए डिस्टेंस, इन सभी प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन करा रखा है। आप जाइए सिविक्स की प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी के मैंने ढेर सारे आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रखी है। उन सभी को देख लीजिए डिस्टेंस, कम से कम 52 वीडियोस आप लोग के लिए उपलब्ध हैं और कम से कम 2 से 3 सेट आपके मॉडल पेपर हैं। यदि आप उन पूरे को पढ़ जाते हैं तो सिविक्स का मुझे नहीं लगता कि आप एक आध क्वेश्चन भी छोड़ कर आएंगे। बहुत अंदर तक के क्वेश्चंस को मैं कुछ निकाल रहा हूं जो कि छूट गए हैं, तो मैं उन प्रश्नों को भी जल्दी आप लोग के समक्ष उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल भी वो आप लोग के लिए एकदम एक से बढ़कर एक है। और इन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। और सिविक्स पर ये देखिए, सिविक्स की वजह से ये चैनल मुख्य रूप से जो डीजे चैनल है वो वायरल हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो सिविक्स का हर एक लेक्चर है उसे बहुत दूर तक फैलाइए और जो सिविक्स का डर है बच्चों के अंदर से वो निकाल दीजिए। नागरिक शास्त्र के बारे में ना, नागरिक शास्त्र को वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से उसे दे सके। और ये जो चाहे यूपी बोर्ड के वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, उन दोनों के लिए ही ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्रश्नों की सीरीज इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बातें भी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए डिस्कशन बिल्कुल भी आप दोनों लोग जो मतलब चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, तो सभी के सभी बच्चे जो हो इन प्रश्नों को देखकर ही जरूर जाए एक बार। और यदि नहीं देख पा रहे हैं आप यदि इन सब प्रश्नों का आंसर, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां एक नंबर मिलेगा आपको 950 690 227। उस नंबर से जुड़िए, उस नंबर पर कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो उस नंबर से आप जुड़िए, उस नंबर से आप हमारे में मैसेज करिए तो व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको वो सभी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे आप लोग को मैं उपलब्ध करा दूंगा और जो भी मेरे पास मटेरियल होगा मैं उसे भी आपको इजी तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स इतना काम जरूर करें कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल को हम लोग को एक ब्रॉड चैनल बनाना है, एक बड़े पैमाने पर लेके जाना है और डीजे सर चैनल जो है वो एक यूट्यूब की दुनिया में देखा जाए और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला एक बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बने बच्चों का। तो इसके लिए डिस्टेंस आप लोग को भी अपना समर्थन देने की जरूरत है ताकि हम लोग इस मुकाम को पा सकें। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अब देखिए आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप लोग बेहतर तरीके से अपना इकोनॉमिक्स का पेपर दीजिए। बेस्ट आप लोग जैसा ही पेपर होगा आप लोग शाम को हमें बताइए जरूर कि कैसा आप लोग का पेपर गया है। लेकिन डिस्टेंस आने के बाद तो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद लेकिन सिविक्स और सोशियोलॉजी पर तुरंत लग जाइएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश भी आपका लाइन में है। 11 12 13 तीनों दिन लगातार आपका पेपर है। बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एकदम जमकर स्टडी करिए, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं हम लोग जल्दी। जय हिंद, जय भारत।